रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और आपका सितंबर अच्छे से गुजर रहा है। चूँकि इस साल के हवाले से शुरू में भी मैं बात करता रहा कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस थी वो तो वहीं पे रह गई, क्योंकि इस साल के अंदर भी इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हैं। पिछले साल हमें कोविड ने हिलने नहीं दिया और इस साल हमें फ्लड्स नहीं हिलने दे रहे। फ्लड्स कह लें या मौसम की तब्दीली कह लें या बारिशें कह लें, ये बारिशें मुल्क भर में बरस रही हैं। और कल अंदरून सिंध से जो कुछ मनाजिर हमारे सामने आए बड़े दिल दहला देने वाले थे। जो कि वो लोग जो कि अपने घरों से बेघर होकर सड़कों पर आए और टेंट्स और कैंप्स के अंदर आए, कल बारिश ने और तेज़ आंधी ने उनके वो कैंप्स और वो टेंट्स भी उखाड़ दिए और वो लोग हमें वहाँ से भी बेघर होते नजर आए। ये सूरत हाल इस वक्त अंदरून सिंध के अंदर है। कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है और महकमा मौसमियात ने आइंदा और भी बारिशों की पेशगोई की है। और उसमें इस सिचुएशन में जब ऑलरेडी फ्लड्स की वजह से लोग बेघर हो चुके हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ कैंप्स में रह रहे हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी ऑलरेडी मैसर नहीं है, ऐसे में और बारिशें होना बहुत अनफॉर्चुनेट है। और कराची में भी कल हमने देखा कि अचानक से गहरे बादल बरस पड़े, मूसलाधार बारिश हुई, गर्मी जो कह लें उसने छुट्टी तो करा दी, लेकिन 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिश से चंडीगढ़ रोड, नेपा रोड, यूनिवर्सिटी रोड और इसके अलावा मुख्तलिफ जो इलाके थे वहाँ पर कई सड़कें भी ज़ेरे आब आ गईं। और ये सड़कें ज़ेरे आब आने से कराची के जो शहरी हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के मुख्तलिफ बैरूनी हिस्सों में पानी भर गया, कई मकामात पर ट्रैफिक जाम भी हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना बिल्कुल। ये आई चंडीगढ़ रोड और नीपा चुरंगी वगैरह का जो इलाका है, नेशनल स्टेडियम, पाकिस्तान टेलीविजन, लियाकत नेशनल, ये सब इलाके बहुत गुंजान आबाद भी हैं, शहर का मरकज़ भी हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त का सिलसिला भी लोगों का होता है। इसके साथ ही आगा खान हॉस्पिटल भी है, आपको जो लोग कराची में रहते हैं उनको मालूम है। तो यहाँ पर बहुत सारी सड़कें ज़ेरे आब आ गई। एज़ यूजुअल जब पानी आता है, बारिश आता है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आता है, इनफैक्ट कम बारिश भी आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अब तो ये सूरत हाल हो गई है, इक्वेशन थोड़ी सी उल्टी हो गई है, लेकिन कोई उससे लोगों को बचाने नहीं आता है। जब पानी आता है कोई उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने नहीं आता है, ये मसला है। तो ये आपको मनाजिर दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान के मुआशी हब कराची के मनाजिर हैं। शायद आप देखने वाले बार बार ये कहेंगे कि हम बार बार एक ही बात क्यों करते हैं, हम बार बार एक ही जैसी तस्वीरें क्यों दिखाते हैं। तो ये बेबसी की तस्वीरें हैं, ये मायूसी की तस्वीरें हैं। अवाम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते कि अपनी तनख्वाहों में से टैक्स कटवाते रहें। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते अवाम कि 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 250-250 रुपये का ख़रीदते रहें। अवाम कुछ नहीं कर सकते 1000 रुपये की बिजली जला के 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार बिल देते रहे अवाम। और क्या हैं, और फिर उसके बदले अवाम को मिलता क्या है? ये बारिशें, ये सैलाब और ये सूरत हाल, ढेर सारा पानी। और ये सूरत हाल कुछ बेहतर होती भी अगर आपको नजर आ रही हो तो शायद आप हौसला या दादरसी करते हैं अपने देखने वालों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल हमें बेहतर होती भी नजर नहीं आ रही। और अंदरूनी सिंध के जो मनाजिर है हम आगे जाके इस पर मजीद भी बात करेंगे। और हमने चूंकि सैलाब के हवाले से भी बात करनी है और मईशत को भी डिस्कस करना है, बताएंगे आपको आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, सबसे पहले हम सैलाब की तबाहकारियों से ही शुरू कर लेते हैं। वो कहते हैं कि पहले ही हालात ख़राब थे और ऊपर से ये जो सैलाब की सूरत हाल है, तबाहकारियाँ हैं जी, अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा नुकसान है। जो नुकसान हम 10 अरब डॉलर कह रहे थे, वो नुकसान 30 अरब डॉलर उसका तखमीना लगाया गया है। तकरीबन 30 बिलियन US डॉलर्स की जो इमलाक है पाकिस्तान की, उसका नुकसान हुआ है। इसमें सैलाब की जो तबाहकारियाँ, इसके बाद मज़ीद 12 मिलियन अफराद ख़त्ते गुरबत से नीचे चले गए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 20 लाख अफराद ये बंदे हैं। निज़ाम सेहत की हम बात करें, तालीम की बात करें, सड़कें, रेलवे लाइन्स, बिजली का निज़ाम, एग्रीकल्चर, कारोबार, इंडस्ट्रीज़, हर शोबा बुरी तरह से तबाह हुआ है। मवेशियों की अमवात और बह जाने से जो लाइव स्टॉक का शोबा है, इसको सिर्फ मवेशियों के शोबे को तकरीबन 4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और देही इलाकों में जो ख़वातीन हैं जो घरों में कई अशिया बनाकर छोटी सनतें चलाती थी, मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डाल रही थी, सब बेरोज़गार हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा वो ख़वातीन भी मुतासिर हुई हैं और छोटी मईशत भी मुतासिर हुई है। साथ साथ सैलाब से तजारती खसारा भी बढ़ेगा और करंट अकाउंट खसारा भी मुल्क की मईशत पर असरअंदाज होगा। माली साल 2022-23 के लिए GDP की शरह भी 2% तक कम होने का खदशा बढ़ गया है, जबकि उधर दूसरी जानिब बात कर IMF से कर्जा मिलने के बावजूद डॉलर हवाओं में उड़ा है। इंटरबैंक में 1 अमरीकी डॉलर की कदर 229 रुपये पैसे और 82 पैसे है, जबकि ओपन मार्केट में जो डॉलर की कदर है वो 236 रुपये है। दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई के नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। हर चीज़ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बरसात के पानी को निकलने में
3 से 6 माह भी लग सकते हैं। अगर इस साल गंदम की फसल नहीं हुई तो खुदा न खास्ता कहत जैसी सूरत हाल भी हो जाएगी। और बिजली के बिलों की बात करना हम कैसे भूल सकते हैं जी। उसने खुशहाल तबके को भी मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इक्तिसादी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर संजीदा इकदाम ना लिए गए तो मौशी सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करें, डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, हमारी मैशियत है। हमारे शो में आप इनका तजिया सुनते हैं और इसके साथ साथ बहुत मुफीद हमें सजेशंस भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो डॉक्टर खाकान, ये जो सूरत हाल है, हम बात करें सैलाब की वजह से, ओवरऑल पहले ही मईशत की कोई इतनी हौसला अफजा हमें सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। दूसरी जानिब अब सैलाब से एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? Assalamu alaikum to both of you and good morning and assalamu alaikum to the viewers as well. I think बड़ी somber सी situation है। अभी हम सैलाब से पहले ये देख रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। हम ये देख रहे थे कि हमारे जो खसारे थे जो हमने पिछला साल बंद किया वो भी बहुत ज़्यादा थे। करंट अकाउंट और फिस्कल, ये दोनों खसारे जिनका आप जिक्र कर रही हैं, करंट अकाउंट का खसारा जो था वो $17.4 बिलियन पे था, और जो फिस्कल यानी कि मालियाती खसारा है कि पूरा मुल्क जो खर्च करता है और पूरा मुल्क जो कमाता है वो 5,280 अरब यानी कि $24.5 अरब तक चला गया। अब फ्लड्स आ गए, तो फ्लड से जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, जो एक तो इंसानी तकलीफ जो है उसका तो हम अंदाजा मतलब शायद यहाँ बैठकर कर भी नहीं सकते। जो इंसानी बीमारियां हैं उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, इंसानी डेथ्स का अंदाज़ा नहीं कर सकते, इंसानी इंजरीज का अंदाज़ा नहीं कर सकते। अंदाजे से मेरा मतलब है हम ये तो कह सकते हैं कि 1400 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए, बट उन फैमिलीज़ पे क्या गुजर रहा है शायद हम इसका अंदाज़ा जो है या हम उसको उस तरह फील नहीं कर सकते। बट यू नो ऑफ कोर्स आवर प्रेयर्स एंड हार्ट्स गो टू देम। अब इससे ये हुआ कि बहुत सी जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। कॉटन क्रॉप सिंध में तकरीबन 90% जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। राइस क्रॉप बहुत बड़ा नुकसान, इसकी वजह से जो वीट की सोइंग है वो भी डिले हो रही है। डेट्स की जो क्रॉप है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमारी वेजिटेबल्स की जो क्रॉप्स हैं, अनियंस, टमेटोज, इनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इन सारे नुकसानात से ये हुआ है कि जो हमारी ग्रोथ की शरह थी, ये जो हमने पिछले साल वीट, कॉटन और सब की मजमूई पैदावार एग्रीकल्चर सेक्टर में की, उससे हमें उम्मीद थी कि हम 4% ज्यादा ग्रो करेंगे तो हम खुद इन्हसारी की तरफ जाएंगे, यानी कि हमें वीट इंपोर्ट कम करनी पड़ेगी, हम कॉटन लोकली यूज करेंगे। पर अब आप ये सोचिए कि ये सोचा जाए कि शायद कोई ग्रोथ ना हो, यानी कि जो क्रॉप्स पिछली दफा बनी थी उससे ज्यादा ग्रोथ ना हो सके, जिसकी वजह से हमें कॉटन बहुत सी इंपोर्ट करना पड़ेगी। और इससे वो होगा जो जिक्र कर रही थी बहुत सही कि जो हमारा करंट अकाउंट और ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज आपका इंपोर्ट का फिगर बढ़ जाएगा। तो आप रुपए की कदर पे प्रेशर देख रहे हैं, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, पर इसकी एक फंडामेंटल वजह यह है कि मार्केट प्लेयर्स, इकोनॉमिस्ट्स, थिंकर्स ये सोच रहे हैं कि इंपोर्ट बिल विल राइज, इसके साथ साथ करंट अकाउंट बढ़ेगा, इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है वो शायद कम हो सकती है बिकॉज कॉटन अवेलेबिलिटी कम होगी। आपकी जो कनेक्टिविटी है 6500 किलोमीटर की अगर रोड्स डैमेज हैं तो कनेक्टिविटी डैमेज्ड है, अगर 250 ब्रिजेस डैमेज्ड हैं तो कनेक्टिविटी डैमेज्ड है। और फिर सबसे बढ़ के ये भी है कि दुनिया भी स्लो कर रही है, तो ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर हम अच्छा फिर इसमें कुछ हुकूमती बात भी कंसिडर होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है आप कंफर्म कीजिए डॉक्टर खाकान के फिर इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि इससे पहले भी जो एंटोनियो गुतेरेस हैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के, वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने उन गलतियों की कीमत चुकाई है, ये चुका रहा है जो उसने की ही नहीं है कार्बन एमिशन के हवाले से। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा रोल है और इसमें हमारे जो डेट्स हैं जो कि 50,000 अरब से भी ज़ायद हो चुके हैं, उनके ऊपर हमें कुछ कंसेशंस, कुछ रिलीफ, कुछ डेट सर्विसिंग के ऊपर हमें रिलीफ भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। IMF हमसे बिजली अब भी बढ़वाए जा रहा है, हम बढ़ाए जा रहे हैं, वो अब भी हमसे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर प्रेशराइज किए जा रहे हैं और हम दुनिया के सामने अपना मुकदमा रख ही नहीं रहे कि हम इस वक्त किस सूरत हाल से हैं। हर तरफ या तो सियासत हो रही है या दूसरे की सियासत से बचाव की हिकमत अमली हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? आपने बहुत से पॉइंट जो हैं
जो बहुत कलीदी हैं और बहुत ज़रूरी हैं, जिनका नैरेटिव बिल्डिंग ज़रूरी है, जिनको समझना ज़रूरी है, वो सामने रखें। हम एक एक करके इनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि हम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास गए तो उसका रिस्पांस कैसा रहा, हमें ये दुनिया को कहना है कि हम उस रिस्पांस से खुश नहीं हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम 1% ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हों और हमारा जो तखमीना डैमेज का है वो कहीं 20 अरब डॉलर कम से कम और 30 से 40 अरब डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा तक जाने की जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं वो हमें दिखाई देना शुरू हो गए हैं। फिर मैं कहूँगा 1% सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का हम कंट्रीब्यूट करते हैं। इनिशियल रिस्पांस बहुत अच्छी बात है। एंटोनियो पाकिस्तान आए, उन्होंने बहुत हमदर्दी का इजहार किया, पर क्या रिस्पांस है? हमें 165 मिलियन डॉलर सिर्फ यूएन ने कमिट किया जो हमने रिलीफ का एफर्ट रन किया। वर्ल्ड बैंक ने एक रीपर्पस किया है पैसा, यानी कि नया पैसा नहीं है, एक रीपर्पस हुआ। बाकी मल्टीलैटरल्स का भी रिस्पांस कोई इतना उस तरह का नहीं है जो कैलेमिटी है, और जो बाकी कंट्रीज हैं उनका भी रिस्पांस माइनर है। रिस्पांस हमारा नैरेटिव भी वीक हो सकता है, पर ये वो टाइम शायद नहीं है कि हम नैरेटिव की गुजारिश करें। दुनिया के सारे मीडिया ने कवर किया, दुनिया के सारे मीडिया हाउसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब इंटरनेशनल एजेंसीज ने आकर देख लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि 7.5 लाख मवेशी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, ये रोजगार का जरिया थे मीट और दूध का, तो क्या कितने खानदान इससे तकलीफ में हैं? ये दुनिया ने देख लिया, हमने ये फिगर्स भी सामने रख दिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि हम शायद अभी नीड असेसमेंट इतनी क्लियरली नहीं रख पाए, ये हमारी एक इकोनॉमिक गवर्नेंस की वीकनेस है, पर ये आपके सामने है। सो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स इज ल्यूकवार्म। चलें हम अपनी कोताही नैरेटिव को बेहतर करें। मैं बारहा कह रहा हूं कि एम्बेसीज को कहें कि दे शुड टर्न अप ऑन द डोर स्टेप्स ऑफ एवरी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री इन द वर्ल्ड, in the 200 odd countries in the world. They should knock their doors and tell them कि जी ये हो रहा है, ये तस्वीरें हैं, ये वीडियोस हैं, प्लीज कुछ कीजिए। अगर सारे ममालिक ये के पास हम जाएं। दूसरा IMF की बात, सो एक तो ये हुई। दूसरा IMF की बात आपने की। देखें, IMF का प्रोग्राम जब 7वां और 8वां रिव्यू, मैंने आपके प्रोग्राम में हमेशा कहा है, उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। हमने वो कर लिया है, हमें उनके पास जाना है। 2 फैसिलिटी, एक उनके पास एक डेट की फैसिलिटी है जिसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, और एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कंडीशनैलिटी से बाहर है। 1.4 बिलियन डॉलर कोविड में हमने उनसे लिए जिसपे कोई कंडीशनैलिटी नहीं अप्लाई होती। ये स्ट्रिकन कंट्रीज या कंट्रीज जिनको कोई तकलीफ पेश आ जाए, ये उनके लिए है। दूसरा, जो भी अहदाफ तय हुए थे मैं आपके सामने रखता हूँ। IMF ने कहा कि हमारी इस साल की ग्रोथ 3.5% होगी FY23 की। हमने पहले एस्टिमेट 5% की, 5% तो बिल्कुल उस वक्त भी सही नहीं लग रही थी। अब हम ये कह रहे हैं कि ये शायद 2% को क्रॉस नहीं करेगी, तो हमें IMF के पास जाना है और उन्हें बताना है कि अगर ये 2% होगी तो हमारे पास जो रकूम की अवेलेबिलिटी है वो भी कम होगी। सो हमें उनसे एडजस्टर्स लेने हैं। एडजस्टर्स का मतलब यह कि अगर मैं 100 रुपए खर्च कर रहा था तो अब मुझे 20 रुपए और खर्च करने दीजिए अपने मजलूम अवाम पर, अपने वल्नरेबल अवाम पर, और इसको फिजिकल डेफिसिट का पार्ट ना बनाइए। सो दूसरी चीज हमने ये करनी है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी है। डॉक्टर खाकान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बस टाइम कम है, हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर कर लिया जाए। अब प्राइम मिनिस्टर ने 23 सितंबर को UN असेंबली में खिताब करना है, और उसके सोर्सेज के मुताबिक कि वो जनरल असेंबली में रिपोर्ट भी पेश करेंगे सैलाब मुतासरीन से लेकर। अब तो आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट पेश करने के बाद कोई फ्लेक्सिबिलिटी या कोई एक रिलीफ की सिचुएशन पाकिस्तानी अवाम को किसी सूरत हाल में मिल सकती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? क्योंकि आपने अभी खुद मेंशन किया कि जहां पूरी दुनिया को हम इंटरनेशनल मीडिया इन तमाम चीज़ों को कवर कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आ रहा। क्या प्राइम मिनिस्टर की जो ये रिपोर्ट जो पेश की जानी है, या उसके अलावा भी हमारे जो मामलात हैं बेहतर होते नजर आएंगे? सो अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। इसको बहुत प्रिपेयर करें। एक दुनिया में फीलिंग है, मैं चूंकि दुनिया में काम करता हूं और एडवाइस करता हूं, कई दफ़ा मैं आपसे बात करता हूं तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूं यूरोप में और काम के सिलसिले में विद इंटरनेशनल एजेंसीज, तो मैंने एक फीलिंग पाई है कि दुनिया ये देखना चाहती है कि पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है।
IMF में भी हम जब जा रहे थे तो हमारी दोस्त ममालिक ने कहा कि आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। सो एक तो पिक्चर बहुत अच्छी लेकर जाएं कि NDMA, PDMAs, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी, नेवी ने क्या काम किया है, ताकि ये पता चले कि हमने खुद क्या किया है, अपनी इस्तात से बढ़ के किया है, और हमने जो पैसे और रकूम जमा किए हैं वो क्या हैं, मुखय्यर हजरात ने क्या किया है। ये जाकर दिखाएंगे दुनिया को कि ये हमारी हैसियत थी 100 रुपए का काम करने की और हमने 150 का कर दिया है। तो आप अगलों से कह सकते हैं पर हमें ज़रूरत तो 1000 की थी, तो बाकी 800-900 रुपए में हमारी मदद करें। सो आई वुड प्रेजेंट दैट पिक्चर व्हाट आई हैव डन, एंड देन a very respectable estimate of what is needed should be presented to the world, and the world listening today to us should recognize that this is the kind of work we have done, and now what is required of them to help us both in terms of direct funding, right, in terms of project funding, as well as some concessions to monies we owe at least bilaterally. I think this is the picture. अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी इसमें फिर बताइएगा कि अब तक जितना काम हमने किया है, आप यू माइट हैव बीन वाचिंग ऑल दी जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, तो उसको देखकर आप, if I call you an international observer, since you work with different agencies in different countries as well, मुतमईन है आप, हमने अब तक जितना इस कैलेमिटी को रिस्पॉन्ड किया है वो ठीक है, या यू सी कि इससे बेहतर होना चाहिए टू इंस्पायर और टू इम्प्रेस और टू थोड़ा सा बैनुल अक़वामी दुनिया को अर्ज करवाने के लिए कि वो पाकिस्तान के अंदर आएँ? आप मुतमईन हैं या आप चाहते हैं मजीद होना चाहिए? देखिए, ऑन आवर फ्रंट हमारा मसला ये है कि हम हमेशा रिएक्ट करते हैं। अगर ये फ्लड वार्निंग थी तो हमें बहुत प्रोएक्टिवली इन लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस कर देना चाहिए था और ऐसे मेजर्स ले लेने चाहिए थे। आई थिंक ज़्यादा फेलियर मुझे जो तकलीफ है इस चीज़ का है। लॉन्ग टर्म तो चलो हम नहीं कर पाते, पर मैं ये कहता हूँ कि प्रोएक्टिवली जस्ट बिफोर द इवेंट एटलीस्ट वी शुड हैव मूव्ड बेटर। अच्छा, अब चूंकि इवेंट हो गया, प्रॉब्लम यह है कि लोकल गवर्नमेंट्स उस तरह एक्टिव नहीं है, तो सारा बोझ जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे पड़ गया है, और ज्यादा बोझ जो है वो ऑब्वियसली सिंध पे है, बिकॉज सिंध सबसे ज्यादा हिट एरिया है। सो कोशिश हो रही है। आई थिंक आर्मी ने जब इसको पुश थ्रू किया है साथ आके सिंध गवर्नमेंट के, वो हैज गिवन गुड इम्पेटस, और अब एटलीस्ट वी हैव रीच्ड ऑल एरियाज। इसमें अल खिदमत का जिक्र करें जिन्होंने बहुत काम किया है। जो जहां पे मिसिंग हम रह गए हैं वहां पे हम INGOs में मिसिंग रह गए हैं। INGOs बहुत सी पाकिस्तान से वॉकआउट कर गई थी बिकॉज सिक्योरिटी की वजह से उनकी रजिस्ट्रेशंस के बहुत इश्यूज आते रहे। यू नो, आई हैव बीन वर्किंग विद पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई नो दिस। सो हमें अब उनको अंदर लाना है। उनके पास सिर्फ पैसा नहीं है पर एक्सपर्टीज है, लेकिन आपने कहीं एक्सकवेशन करनी है, अगर उसकी किसी के पास एक्सपर्टीज है आप उसको यूज करें। बट नाउ वी हैव द हेलीकॉप्टर्स, वी हैव the boats with the navy, so उनके काम ने इस चीज को तकवीयत दिया है। पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं कल भी देख रहा था कि सिंध में जो अभी बहाव है पानी का वो बहुत तेज है, और वो तेजी जो बहाव की है वो अभी भी रुक नहीं रही है। मेरा ख्याल है कि इज्तिमाई अल्लाह मियां से हमें दुआ भी करनी चाहिए कि वो हम पे रहम फरमाए और इन चीज़ों में हमारे भाई बहनों की, हमारे बड़ों की। लास्ट वन पॉइंट, ये जो हमने डॉलर की फ्लाइट से हमने स्टार्ट किया था डॉक्टर खाकान, और आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया कि उस पर प्रेशर पड़ क्यों रहा है। कुछ ऐसे हंगामी इक़दाम हो सकते हैं या हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम कुछ कंटेन कर सकें मौजूदा सूरत हाल में इस डॉलर की बढ़ती प्राइस को, जो कि हमारी मईशत को भी दबा रहा है? सो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अब आपको एक ऑन अ लाइटर नोट बताऊं कि पाकिस्तान के जो वेल ऑफ दोस्त हैं वो मुझसे सबसे ज़्यादा आजकल क्या सवाल करते हैं, बिकॉज बहुत से सवाल लोग ज़्यादा तो पूछते हैं कि अच्छा हाँ जी इकोनॉमी क्या देखें। आजकल लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमने लीगली पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना हो तो उसका क्या तरीका है। सो अच्छा, अब नाउ दिस इज अ बैड सेंटिमेंट, वेरी बैड। इससे पहले लोग मुझसे ये सवाल कभी कभी कर लिया करते थे कि आपको लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। चलो ये तो एक यू नो, फिर भी पाकिस्तान में ही पैसा रह रहा था, तो आई डोंट लाइक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। बट बहुत कम लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या फाइनेंशियल मार्केट्स में पैसे डालने चाहिए। ये सेंटिमेंट आपको पाकिस्तान के बारे में बता रहा है। अच्छा, एक तो यह है कि जिस दिन तक फ्रेंड्स ये सेंटिमेंट नहीं ना चेंज होगा कि मैंने अपनी स्टोर ऑफ वेल्थ, यानी कि मैंने पैसे स्टोर किस तरह करने हैं, डॉलर्स में करने,
ये चेंज हमें सबसे ज्यादा करना है। इसको चेंज करने के लिए मैं कहता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो शायद मुल्क में नहीं आप ला सकते, पॉलिटिकल सर्टेनिटी लाइए। सर्टेनिटी से मतलब है तय कर लें कि चीजें अगले साल कैसे राइट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम जी, बहुत शुक्रिया फॉर सच अ डिटेल्ड एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। आपको जब भी हम दावत देते हैं आप तशरीफ लाते हैं और आप अपना तजर्बा हमसे शेयर करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब बता रहे थे कि मईशत किन मुश्किलात का शिकार है, सोल्यूशंस भी बता रहे थे। सोल्यूशंस मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन इतने बड़े मुल्क के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वी डिसाइड समथिंग टू डू एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, वी बिलीव वी कैन अचीव। पाकिस्तान में मुश्किल वक्त ज़रूर है और वो लोग जो कि किसी भी हवाले से मददगार साबित हो सकते हैं, दे शुड सपोर्ट पाकिस्तान। ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां तो जारी ही हैं, उसके साथ साथ जो वबाई अमराज हैं वो भी फूट रहे हैं और हम मुसलसल इस पे फोकस किए हुए हैं ताकि तवज्जो इस जानिब भी रहे। अब जो जिन वबाई अमराज की हम बात करें इसमें डेंगू है और मलेरिया, ये सर फहरिस्त है। और अब तो जल्दी अमराज बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि इसका शिकार हो रहे हैं। कई इलाकों में लोगों की स्किन पर फोड़े बनने की इतलात मौसूल हो रही है। जगह जगह जो पानी ठहरा हुआ है इससे डेंगू के मरीज़ भी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि वहीं पर ये मच्छर उसकी अफजाइश होती है। रवा साल कराची में डेंगू के केसेस की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई है। सिर्फ सितंबर के महीने की अगर बात करें तो अब तक कराची में 1000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेंगू वायरस के सबब दूसरी मौत भी रिपोर्ट हो चुकी है और अस्पतालों में रश भी बढ़ने लगा है। इसी तरह केपी के पंजाब और दीगर जगहों पे भी है। मजमूई तौर पर जो मरीजों की तादाद है वो 2278 है और दूसरी जानिब कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं है, स्टिल देयर। आप ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले 24 घंटों के हवाले से तकरीबन 9000 टेस्ट मुनक्किद किए गए या टेस्ट किए गए और इसमें 99 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं और उसमें एक शख्स की मौत की इतलात भी मिली है, यानी कि एक डेथ भी हुई है पिछले 24 घंटों में, लास्ट 24 आवर्स। सो कोविड इज आल्सो देयर, ये सूरत हाल बन रही है। अभी कुछ आयोग का हम जिक्र कर रहे थे, इसमें डेंगू और मलेरिया के साथ साथ हम कोविड को भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद है, माहिर वबाई अमराज, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो डेंगू के हवाले से हम बात करेंगे चूँकि बारिशों का मौसम है और इस मौसम में डेंगू की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है और जिस हिसाब से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सबसे पहले तो हम डेंगू के हवाले से बात करें, 2010 से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हर साल नए केसेस आते हैं। क्या इस वक्त आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं हॉस्पिटल्स को लेके कि वहाँ पे जो डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इस वक्त मानसून के बाद बारिशों की काफ़ी जो है ना पानी जमा हो चुका है, तो जगह जगह पे जोहड़ बन चुके हैं, पानी जमा है और इसमें मच्छर की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है और हमेशा की तरह इस बार उससे कई गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा है। जगह जगह मच्छर आपको नज़र भी आ रहे हैं और लोग विटनेस कर रहे हैं। तो डेंगू मच्छरों के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है, ये एक वायरस है लेकिन ये मच्छर के ज़रिए फैलता है, जिस डेंगू कहते हैं, डेंगू वायरस का नाम है और मच्छर जो है एडीज इजिप्टाई उसके ज़रिए फैलता है। तो काफ़ी केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काफ़ी रश है, ब्लड्स काफ़ी लोगों को ब्लड्स की ज़रूरत है, तो ब्लड्स पे भी काफ़ी प्रेशर है, ब्लड बैंक्स पे। और लोगों को चाहिए कि अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाएं, जिसमें इनफरादी हमारा रोल भी है, इज्तिमाई रोल भी है और गवर्नमेंट का भी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन जब तक हम इन मच्छरों पे काबू नहीं पाएंगे ये बीमारियां इस तरह आती रहेंगी। ओवरऑल जो हमारा मसला है वो सफाई सुथराई का है और हाइजीन का है। वो हम बहुत ज़्यादा इस तरह के बीमारियों का शिकार इसलिए होते हैं कि सफाई का फुकदान रहता है, लोग इंडिविजुअल तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते। इस तरह गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं और जब इस तरह के सैलाब और फ्लड आता है तो काफ़ी चीज़ें सटल हो जाती हैं और जो रूटीन यूजुअली मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे है वो बर वक्त न होने की वजह से मच्छरों की बहुतात है और जिसकी वजह से हम इन बीमारियों बशमूल डेंगू मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा जो सैलाबी इलाके हैं, ये तो हम आपको की बात करें, जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ पे सूरत हाल ज़्यादा चैलेंजिंग है और वहाँ पे वसाइल की भी कमी है। इन इलाकों के अंदर ये जो जल्दी अमराज फैल रहे हैं और दीगर जो मच्छर की वजह से बीमारियाँ हैं, इसके एक तो ये है कि वहाँ पे मच्छरदानियाँ हों, मच्छर काटे ही ना ताकि लोग बीमार ना हो, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जिनको इन्फेक्शन हो चुका हुआ है, जो ऑलरेडी मुतासर हो चुके हैं, उनके लिए क्या है, इस हवाले से कुछ बताइए। जो सैलाब इलाके हैं हम खुद भी वहाँ के विजिट करते रहते हैं, कैंप में जाते हैं, तो वहाँ पे तो काफ़ी बुरे हालात इस वजह से हैं कि कई तरह की बीमारियाँ हैं। एक सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो खाने पीने, स्पेशली साफ पानी के न होने की वजह से, वही गंदा पानी पी रहे हैं जिसकी वजह से पेट की बीमारियाँ बहुत आम हैं। फिर पानी में ज़्यादा रहने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस कॉमन है।
क्योंकि उनको साफ जगह रहने के लिए नहीं है, वो अक्सर उसी ज़मीन पे रहते हैं। फिर कंजक्शन है, काफ़ी लोग कैंप्स में एक साथ रह रहे हैं, तो सांस की बीमारियां बहुत कॉमन है, क्लोज रहने की वजह से एक दूसरे में वो मुतादिद बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं। और फिर जो मच्छरों की वजह से बीमारी है, जिसमें मलेरिया सबसे टॉप पे है उन एरियाज में। जब हम आए कल परसों भी, तो वहाँ मलेरिया बहुत है, मलेरिया के जो मच्छर है वहाँ पे कॉमन है। तो वहाँ पे भी लोगों को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खाने पीने के लिए अपने परेशान है और उनके सर पे छत भी नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में भी है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ये लॉन्ग टर्म नुकसान साबित हो सकती है, क्योंकि वबा फूटने का खतरा है। तो हमें चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द काबू पाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग मुख्तलिफ डोनेशंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ चीज़ें जो भेज रहे हैं, उनके लिए कोई मशवरा आपके, वो ख़ास तौर पे जल्दी अमराज के लिए अगर कुछ मेडिसिन की टर्म्स के अंदर कुछ करना चाहें? जारी बात है हम यहाँ पे बैठ के किसी मेडिसिन को बाकायदा तौर पे उस तरह तफवीज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उन्हें इन जनरल कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो प्लीज़ उन लोगों को, ताकि वो लोगों तक मेडिसिन पहुँचे इस चीज़ की। ये बहुत अहम सवाल है। काफ़ी लोग खाने पीने के मद में तो वो करते हैं, भिजवा देते हैं खाना पीना और इस तरह की जो है ना चीज़, खुराक की चीज़ें तो वहाँ पहुँच रही हैं, लेकिन मेडिसिन की काफ़ी किल्लत है वहाँ पे। और स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स हैं, जनरली जो पेट की बीमारी के लिए, हैज़ा और टाइफाइड के लिए जो अद्वियात की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक्स यूजुअली हम कहते हैं, ओरल और टैबलेट्स दोनों फॉर्म में। फिर जो जल्दी अमराज है उसके लिए ऑइंटमेंट चाहिए होती है, क्रीम चाहिए होती है, जो एंटी फंगल स्पेशली है, एंटी फंगल क्रीम्स की वहाँ अशद ज़रूरत है। फिर वहाँ पे हमला ख़वातीन है बहुत सारी तादाद में, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6 लाख से ज़ायद हमला ख़वातीन इन फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में हैं, और उनमें से तकरीबन 70,000 अगले एक महीने में उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए प्रॉपर ग़िज़ा जो है उनके लिए अवेलेबिलिटी हो, और उनको जो अद्वियात हैं हमला ख़वातीन की ज़रूरत के मुताबिक वो ज़रूरी हैं। और इस तरह शीरखार बच्चे हैं जिनके लिए दूध मैसर नहीं है, तो उनके लिए दूध जो है वो उसका ख़ास ख्याल रखा जाए, ताकि ये वाले जो लोग हैं जो काफ़ी वल्नरेबल हैं डिजीज़ में, तो उनकी हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारे आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो बेहतर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानब हमने डेंगू को तो डिस्कस किया, लेकिन डेंगू और मच्छर से रिलेटेड ही मलेरिया जैसा एक जो कह लें ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैल रहा है। मलेरिया को लेकर इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई तो हम ऑब्वियसली इंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल एहतियाती तदाबीर को लेके, क्योंकि सैलाब ज़्यादा इलाकों को हम इसलिए ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वहाँ पर ये मसाइल ज़्यादा सर उठा रहे हैं। मलेरिया को लेके आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और हम लोग यहाँ पर बैठकर किस तरह से वहाँ पे बैठे लोगों की हेल्प कर सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मलेरिया की यूजुअली डायग्नोसिस मिसडायग्नोस हो जाता है। लोग उसको जो एंटीबायोटिक दे के सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो डायग्नोसिस प्रॉपर ज़रूरी है। हम खुद जाके वहाँ डायग्नोस्टिक लैब हम कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कैंप्स में यूजुअली डायग्नोसिस नहीं हो रही। तो मलेरिया की डायग्नोसिस की किट्स आ रही हैं, वो डायग्नोसिस अगर उसका तशख़ीस हो जाए और उसके लिए मलेरिया की अपनी अद्वियात हैं और वो एंटी मलेरिया ड्रग्स वहाँ मुहैया की जाएँ, तो वो बीमारी सही हो सकती है। अदरवाइज़ अगर हम उसकी तशख़ीस नहीं करेंगे और उसको टाइफाइड या दूसरे बुखार समझ के ट्रीट करेंगे, तो वो सही भी नहीं होगी और पेशेंट जो है ज़्यादा बीमार हो सकता है। इस तरह डेंगू का जो पेशेंट है, अगर उसकी बरवक्त तशख़ीस ना हो और उसको आम बुखार की तरह ट्रीट करते रहें। डॉक्टर साहब, अगला सवाल डेंगू की तशख़ीस के हवाले से ही था, चूँकि आम बुखार जो होता है और डेंगू का बुखार, इसमें क्या कोई तिबी लिहाज से कुछ मुख्तलिफ होता है? आप जो लोग देख रहे हैं उनको सिर्फ काइंडली बता दीजिएगा, चूँकि अक्सर आजकल लोगों को बुखार हो जाता है, लोगों को पता नहीं होता, और फिर डेंगू में कुछ लोगों को जो नहीं पता, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं एकदम से, और इस तरीके से आप एकदम एक पेशेंट को लैप्स कर सकता है। तो आप क्या इनिशियल एहतियाती तदाबीर न सिर्फ सैलाबज़दा इलाकों में बल्कि आम लोगों को भी बताएंगे कि इन अलामात की सूरत में आप इसको कंसिडर करें, डेंगू कंसिडर करें और सीरियसली लें? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि डेंगू जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आप प्रॉपरली उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये ख़तरनाक हद तक जा सकता है। यूजुअली 4 में से एक बंदा बीमार होता है, जिसमें से एक माइल्ड सिम्टम्स वाली बीमारी भी हो सकती है, लेकिन सीवियर बीमारी भी हो सकता है। जो सीवियर बीमार जो है वो जानलेवा हद तक जा सकता है। इसलिए एक सिम्टम्स को फॉलो करते हुए अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। जो डेंगू का बुखार है उसके साथ यूजुअली जोड़ों में शदीद दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है और मतली या वोमिटिंग की कैफियत होती है। इसी तरह हड्डियों में दर्द होता है। तो बुखार के साथ अगर इस तरह शदीद दर्द हो आंखों में स्पेशली, और मतली आ रही हो या नोजिया फील हो रहा हो, तो लाजमी अपना जो है कम से कम प्लेटलेट्स चेक कराएं। जो CBC एक टेस्ट है उसके ज़रिए
आप अपने प्लेटलेट्स को देख सकते हैं। अगर उसमें तेज़ी से कमी आ रही है तो लाजमी हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे डॉक्टर से के मशवरे के साथ आप एडमिट भी हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अदरवाइज़ वो आपको दवा तजवीज़ करके घर पे अपने आप फॉलोअप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का मशवरा बड़ा ज़रूरी है। और अगर शदीद तबीयत ख़राब हो तो लाजमी हॉस्पिटलाइज होना लाजमी, ताकि अगर ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन और इस अहम मसले पे तमाम लोगों को अवेयरनेस देने की हम कोशिश कर रहे हैं, इनफेक्ट अवेयर हो रहे हैं और अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सईद बता रहे थे कि आपको इन दिनों में खास तौर पे अगर कोई भी बुखार होता है, किसी भी किस्म का बुखार अगर इन दिनों में आपको हो रहा है तो प्लीज़ उसे आपने लाइट नहीं लेना, उसे थोड़ा सा सीरियस लेना है। यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दैट, टेम्परेचर की वेरिएशन देखनी है, घर पे थर्मामीटर लेके रख लीजिए, छोटा सा सस्ता सा मिलता है, और उसको चेक करते रहिए, और बच्चों में खास तौर पे। और विद दैट अगर वो थोड़ा सा उसकी शिद्दत बढ़ती है तो आप हॉस्पिटल और कंसल्ट। डेंगू की तशखीस टाइमली होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके मुताबिक आपकी मेडिकेशन हो सके। तो आप एहतियात करें, अनफॉर्चुनेटली अब ये मामलात हैं, इसके साथ हमें रहना है, एहतियात ही कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कॉमेडी की दुनिया में कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले नामवर लेजेंड अदाकार लहरी के मदाज उनकी 10वीं बरसी मना रहे हैं। हम अदाकार लहरी को याद करें तो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा घर की, जिसमें सारा बलोच आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में कैनवस पर रंग बिखेरने वाली आर्टिस्ट वर्दा शबीर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? वो जो दोस्तें, मेरी बहनें अपने घरों में मौजूद हमारा शो देखती हैं, वो कैसी हैं? खैरियत से हैं ना? आज का शो आप सबके लिए है, औरतों के लिए ख़ासकर हमने ये शो डिज़ाइन किया है, क्योंकि हमें लगता है कि औरत और मर्द शाना बशाना चलें तो मुल्क तरक्की कर सकता है। वो कहते हैं ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो सही ही कहते हैं, हम सब जब मेहनत करेंगे तो हम बहैसियत कौम ग्रो कर सकते हैं। मेरी आज की मेहमान बड़ी ख़ास है, वो मेरी दोस्त भी है, हमने साथ पढ़ा भी है। पाकिस्तान की पहली विजुअल आर्टिस्ट है जो कि फ्लैग बेल्जियम की आर्ट रेजिडेंसी में गई, उसके बाद आर्ट दुबई में हमने थ्रू कैनवस गैलरी उसका काम देखा। नॉट जस्ट दैट, हमने बड़े मेजर उनके शोज़ देखे हैं। उनकी पूरी प्रोफाइल में 52 शोज़ हैं अब तक के, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है। आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी हियर। आज हम आपको उनके घर लेके जाएंगे, दिखाएंगे कि वर्दा शबीर का काम कितना खूबसूरत है। मिनिएचरिस्ट भी है लेकिन एक प्रॉपर विजुअल आर्टिस्ट है जो कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान से बाहर कई ममालिक में रोशन कर चुकी है। और आज की हाईलाइट है वर्दा का सोलो शो जो कि हम देखने वाले हैं अक्टूबर में, लेकिन आज हमारे शो के तवस्सुत से आप उनका वो काम एक्सक्लूसिवली देखने वाले हैं। अंदर जाते हैं, मुलाकात करवाते हैं वर्दा शबीर, समबडी हु हैज़ बीन अ फाइनलिस्ट ऑफ जमील आर्ट प्राइज। आइए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। इतने सालों के बाद क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, वर्दा में एक ही क्लास में थे और आज का शो बड़ा डिफरेंट है। मतलब ना सिर्फ हमने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर दी, बल्कि हमारी जो दोस्ती है एंड द बॉन्ड दैट वी शेयर थ्रू NCA वो भी आपको बताएंगे। बहुत सारी बातें। वर्दा, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, माशाल्लाह माशाल्लाह। वर्दा NCA से ग्रेजुएट होने के बाद 52 शोज़ कर लिए हैं, जिसमें से सोलोज़ भी हैं, ग्रुप शोज़ भी हैं, रेजिडेंसीज, इतनी मेजर रेजिडेंसी जो किसी और आर्टिस्ट के हिस्से में नहीं आई, वो आपके नसीब में आ गई है, राइट? तो मुझे बताओ कि ये क्या बहुत आसान था वर्दा या बहुत मुश्किल था सफ़र? आई थिंक मेरा सफ़र अभी जारी है, तो मैं अभी कह नहीं सकती कि आसान था या मुश्किल था, बट हाँ स्ट्रगल तो है, मेहनत तो है वहाँ। इट्स नॉट अबाउट कि आप बैठे बैठे आपको ये चीज़ें मिल गई हैं, इस तरह नहीं होता। अच्छा, एक है फ्लैग बेल्जियम रेजिडेंसी, आई थिंक वो काम इतना अलग काम था तुम्हारा। जब मैंने देखा पूरी इंस्टॉलेशन, मतलब हम पाकिस्तान में बैठ के हमारा दिल चाह रहा था कि हम वहाँ पहुँच जाएं, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। टेल अस अबाउट दैट रेजिडेंसी, हाउ दैट रेजिडेंसी हैज़ चेंज योर लाइफ। इट वॉज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कि मुझे खुद मुख्तारी का जो कॉन्सेप्ट है वो उधर आया था। तो लाइफ चेंजिंग वो इस तरह से था कि उसके अंदर आपको बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। उसके अंदर मैंने एक रिसर्च की थी, उसके अंदर मैंने बहुत दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया था। जिस मैं आर्ट पे मेरी सिलेक्शन हुई थी, दूसरे आर्टिस्ट भी आए थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, ये पूछूँ अगर, बिकॉज हम सबकी ज़िंदगी के ना टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, फनकार की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो मुझे बताओ वो टर्निंग पॉइंट क्या था? बेसिकली मेरा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था। मेरा
मुझे हमेशा से, अगर मुझे बचपन में क्लास 4 में, क्लास 5 में अक्सर टीचर्स आपसे सवाल करते हैं ना कि बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है, तो मैं उनको कहती थी मैंने बड़े होके एनसी जाना है। मुझे हमेशा से पता था, मुझे तो कोई सोचने का ज़्यादा वो था ही नहीं। आई वॉज ऑल अच्छा मैंने एनसी जाना है, तो यहाँ तक मैंने कंप्यूटर साइंस लेनी है, आगे जाके मैंने आर्ट्स लेनी है, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगी, फिर ड्राइंग टेस्ट दूँगी और एनसी में एडमिशन हो जाएगा और ऐसे ही हो। अच्छा, अभी बहुत सारी बातें करनी है, सिर्फ आर्ट के हवाले से बात नहीं होगी, आज पर्सनल बातें भी होंगी, नाश्ता वाश्ता भी करेंगे, लेकिन अभी ना घर देखना है वर्दा का, तो आइए साथ चलते हैं। वर्दा कहाँ लेके जा रही हो फिर? चलिए। अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, मैंने देखा है यू ऑलवेज टॉक अबाउट इट, राइट? तो औरत ने काम भी करना है, घर भी देखना है, माशाल्लाह आई नो यू हैव वन सन ऑल्सो, काम भी हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि एक औरत अपने आप को किस तरीके से फाइनेंस कर सकती है, तुमने क्या किया था? आई थिंक शुरू में जो फाइनेंस की बात आई थी तो उसके अंदर मैंने जॉब की थी। सबसे पहले जो, जैसे मैंने बताया कि मेरी पहली नौकरी जो थी वो 14,000 की थी, तो उसके अंदर कुछ पूरा नहीं होता था, तो फिर हम दुआएं करते थे कि हमारी पेंटिंग सेल हो जाए, यू नो, समथिंग लाइक दैट। और फिर उसके बाद यही हुआ कि वो नौकरी बढ़ गई, उसकी आवर्स बढ़ गई। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक एक नौकरी होती थी जहाँ से ब्रेड एंड बटर चलता था, और उसके बाद घर आके सारी रात पेंटिंग का काम करते थे। तो उस तरह से फिर जब दोनों चीज़ें मिल जाती थी तो फिर फाइनेंसेस आपके उस तरह से स्टेबल हो जाते थे। प्लीज़ यहाँ देखें आप लोग, ये वर्दा की जो आर्ट है वो आपको टेबल पे भी नज़र आ रही है। वर्दा, ये घर का फर्नीचर किसने डिज़ाइन किया, यू और उमैर? आई थिंक ये हम दोनों की मिली भगती है, तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन क्योंकि हमारा जो इस टेबल की बड़ी एक स्टोरी है कि मेरा बेटा जो है, बिकॉज ही इज़ माई सन, तो उसको गाड़ियाँ चलाने का बहुत शौक है। तो लाल टेबल आई बड़ी लश मश, और उसने जैसे ही मैं इधर उधर होती उसने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। अब एक डेंट आया, उसके बाद दूसरा डेंट आया, मैंने कहा मैं आर्टिस्ट हूँ, इसके साथ कुछ करती हूँ। तो एक डेंट पड़ता मैं वहाँ थोड़ी सी ड्राइंग कर दी थी, दूसरा डेंट पड़ता मैं वहाँ ड्राइंग कर दी थी। सो इट्स ये वो टेबल है जो कि एक्सपीरियंसेस के अराउंड इवॉल्व हो रही है। अच्छा, इसके अलावा अदर देन दैट, बाकी पूरा जो पूरी थीम है इस घर की मिनिमलिज्म है, इज इट योर अप्रोच और उमैर्स? आई थिंक हमने कभी उस तरह से सोचा नहीं कि हम इसी चीज़ें करेंगे कि यहाँ जाते कोई एक चीज़ पसंद आ जाती वो रख लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट की हैं, मैंने कोई थीम सोची नहीं, बिकॉज आई हैव अ वेरी कॉम्पैक्ट स्पेस है मेरी, तो लाउंज है, स्टूडियो है, इतना कोई मुझे भरना नहीं पड़ा चीज़ों को। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट आर्ट दुबई ऑल्सो। आर्ट दुबई में कैनवस के थ्रू यू आर द ओनली विजुअल आर्टिस्ट, राइट, जिसने 2022 में अपना काम वहाँ पे शोकेस किया, और कैनवस के तवस्सुत से वर्दा को ये मौका मिला। वर्दा, टेल मी अबाउट इट, इट्स अ बिग थिंग। जब आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना हो और आप एक वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनको एक सोलो प्लेटफॉर्म मिला है, और वाहिद पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर उस प्लेटफॉर्म पे जा रही है, तो आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है। यू नो, इट कैन ओपन मैनी डोरवेज फॉर अदर फीमेल आर्टिस्ट। सो डेफिनेटली मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, बटरफ्लाइज किया, कचरे सब कुछ भाग रहे थे अंदर पेट के। आर्टिस्ट की लाइफ में एक्सप्रेसिव भी हम होते हैं, कितनी एक्सप्रेसिव हो वर्दा? हो एक्सप्रेसिव? मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, मैं गुस्सा भी बहुत आता है, हंसी भी बहुत आती है, ना हंसी सही मौके पर रुकती है, ना गुस्सा सही मौके पर रुकता है। घर का ये पोर्शन तो मैंने देख लिया, अब मैं चाह रही थी कि हम काम भी देखें, और वो काम बहुत बहुत खूबसूरत है, और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये काम आपने अभी तक देखा ही नहीं है कहीं, और अक्टूबर में लोग देखेंगे इसको जाके। हम आपको अभी से ही दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली थ्रू मेरा घर विद सारा बलूच। तो चलें जी, बिल्कुल, हाँ आ जाए। अच्छा वर्दा, ये एक पेंटिंग कॉर्नर है, राइट? और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद ये पहली पेंटिंग थी या सेकंड थी? ये वाली जो है ये वो पहली पेंटिंग है जो मैंने पर्शियन स्कूल की बनाई थी। ये वाली जो पेंटिंग है जिसमें ये पानी वाली पेंटिंग है, ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी उसकी बर्थडे के ऊपर। एंड देन वी हैव अदील ज़फ़र आल्सो। अदील ज़फ़र है, मुज़म्मिल राहील है। किसका काम है? ये भी मेरा ही काम है। खूबसूरत काम। और ये मेरी वालदा का पोर्ट्रेट है। किसने जो मैंने खूबसूरत। ये तो आप लोग फोकस कीजिए, ब्यूटीफुल। माँ क्या है वर्दा के लिए? माँ, आई थिंक माँ मेरा पहला इन्फ्लुएंस थी कि जिसकी वजह से मैंने पौधों में दिलचस्पी पैदा की, बिकॉज मेरी अम्मी को पौधों का बहुत शौक था, तो वो इन्फ्लुएंस ही यहाँ आ रहा है। कितनी बड़ी बात है कि काम के अंदर माँ है, वो जो पत्ते हैं, वो जो आपको नजर आ रहा है बागीचा, इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ हर मदर। ये कौन सा काम है? ये भी हमारा पहाड़ी स्कूल का ही काम है, जो कि मेरा सेकंड पेंटिंग थी जो कि मैंने अपने ट्रेडिशनल बनाई हुई है। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं वर्दा का काम आपको। वर्दा का स्टूडियो जहाँ पे वर्दा 9 to 5 होती है। 95 बड़ी बात है, घर के अंदर स्टूडियो, बच्चा भी है, मियाँ भी है, तो कभी होता नहीं कि बच्चे की आवाज़ है, मम्मा खाना दे दें, बच्चों की बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस करना पड़ती है। दिस इज
सच अ ब्यूटीफुल कलेक्शन और एक्सक्लूसिवली आप ये देख रहे हैं और ये खूबसूरत काम है। ये आपको बागीचा भी नज़र आ रहा है, एवरीथिंग। वर्दा, ये काम लंदन जा रहा है इंशाल्लाह ताला? इंशाल्लाह। कहाँ ये एग्जिबिट होने वाला है? ये लंदन के एक बहुत ही अच्छी गैलरी है, ग्रोवेनर गैलरी, और उसके अंदर मेरा सोलो शो है जहाँ ये काम डिस्प्ले होगा। और ये पूरी एक थीम पे बना है और आई एम वेरी एक्साइटेड। ये अच्छा, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, बिकॉज मुझे पता है हाउ यू स्टार्टेड। वर्दा ने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ पे अभी है, कितना अपने आप को चेंज देखती हो, इवॉल्व होते हुए देखती हो? आई थिंक काम बहुत इवॉल्व होता है अगर काम के साथ आपकी रिसर्च है। तो वो काम मेरा काम खाली ये नहीं है कि मैं खाली पेंटिंग बनाती रहूँ और दिमाग का बटन कुछ ना हो और बस मैं वो एक स्किल में प्रोड्यूस करती जाऊँ। मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। मैं अगर मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ तो मैं उसके बारे में सोचूंगी, उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगी, उसके तह में जाऊँगी, उसको रिसर्च करूँगी। दैट्स वाई जो मैंने रेजिडेंसीज की और वो जो सारी चीज़ें की वो सब आपके एक्सपीरियंस में ऐड करती हैं। वो जो आप चीज़ें वहाँ से सीखते हैं वो हैबिचुअल बन जाती हैं। यू नो, रिसर्च होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए। ज़ाहिरी तौर पे तो वो एक फेस होता है उसका, लेकिन उसके अंदर क्या मैसेज है किसी के लिए, सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मेरा काम जारी रहता है। ये थीम क्या है? थीम तो शुरू की ही आ रही है, जो कि मेरा काम है कि मैं बेसिकली मैं एक लाहौर की आर्टिस्ट हूँ। लाहौर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स। बागों का ये शहर है और फॉलिएज हमारा तो मशहूर ही है सारा। अच्छा, सारा बातें तो होती रहेंगी। मेरे हाल में टेबल की तरफ चलते हैं, साथ साथ नाश्ता करते हैं। तुम्हें भूख लग रही होगी? हाँ, मुझे भूख भी लग रही है और टेबल बहुत अच्छा सजा हुआ है। आए ज़रा। वर्दा, अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, इस वक्त जो कंडीशन है वो इतनी पेनफुल है, वो देख के मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम दुआ करें कुदरत से कि ये बेहतर हो जाए। इस सिचुएशन में मुझे पता है यू हैव डन पेंटिंग ऑल्सो, उसके हवाले से बताओ कि हाउ हैज़ दैट थिंग इम्पैक्टेड योर वर्क? जब आप अपने खिड़की से बाहर देखते हैं और आप देखते हैं कि आज बारिश हो रही है और रुक ही नहीं रही है, फिर आपने जब खबरें लगाई हैं तो उसके अंदर भी ऐसी न्यूज़ आ रही है। देन यू थिंक अबाउट कि हम एज एन आर्टिस्ट हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि वुमेन सर्वाइवलिस्ट कैसे हैं। तो मेरे फिर सारे आते हैं कि ह्यूमैनिटी ने कैसे सर्वाइव करना है। क्लाइमेट चेंज उसके अंदर आ जाता है। जैसे हीट बहुत ज़्यादा है, बिजली चलेगी तो मैं सोचूंगी कि अच्छा अब मज़ीद आगे पेंटिंग्स को क्या शक्ल इख्तियार होगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबकॉन्शियसली आप इन्फ्लुएंस ना हो इस चीज़ से। सो एक मेरी पेंटिंग है जिसका टाइटल है द वाटर यू सीक, बल्कि जो मेरा आने वाला शो है अपकमिंग उसका भी यही टाइटल है द वाटर यू सीक। और उसके अंदर वो एक बहुत यूनिवर्सल है जो कि एक तरह से वो मेरा पर्सनल भी एक एक्सप्लेनेशन देता है और वो यूनिवर्सली भी जो हमारी आजकल की चीज़ें चल रही हैं उसको भी कनेक्ट करता है। ज़ावियार की कुछ पेंटिंग्स हैं मेरे पास। 3 साल का है? 3.5 साल का है वो, और वो आज़ाद है। एक्सप्रेशंस हैं ये खूबसूरत। अपने बच्चों को करने दें जो वो करना चाहते हैं। अभी ज़ावियार ये कर रहा है, वर्दा नहीं जानती कि आने वाले सालों में वो उसका रुझान कहाँ होगा। वो कुछ भी बन सकता है। वर्दा, तो you're okay with this? हाँ। ओके, सो we'll have to wrap up the show, but before we wrap up, I think ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक शादीशुदा औरत हैं और आप काम करना चाहती हैं तो हाथ पकड़ के ना अपने शौहर का आप चल सकती हैं। अकेला नहीं चलना किसी ने। और फिर अगर आपका बच्चा भी जैसे ज़ावियार है, ज़ावियार पेंटिंग्स करता है, ये लोग सब मिल के चल रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। ज़िंदगी के किसी भी मोड में हैं, आप साथ चल सकते हैं और साथ ग्रो कर सकते हैं। दिस इज़ मी सारा बलूच साइनिंग आउट। अपना ख्याल रखिएगा और आज की शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जाते जाते एक साथ कहेंगे वर्दा, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कराची के हवाले से, जहां एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम्स खौफनाक हद तक बढ़ गए हैं। वैसे कम हुए थे, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा ट्रिगर हो गए हैं और उससे भी ज़्यादा सिंध सरकार और पुलिस इस वक्त क्रिमिनल्स के सामने बेबस नजर आती है। रवां साल 8 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 56,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान 60 से ज़ायद अफराद अपनी जान से गए हैं, 270 से ज़ायद शहरी जख्मी हुए हैं और इन वारदातों में 35,000 से ज़ायद शहरी मोटरसाइकिल जबकि 19,000 अफराद मोबाइल फ़ोन से महरूम हो गए हैं। सबसे ज़्यादा वारदातें ज़िला शर्की और वस्ती में रिपोर्ट हुई हैं। स्ट्रीट क्राइम्स की इन बढ़ती वारदातों की अगर बात करें तो इन पर काबू पाने के लिए पुलिस हुकाम ने मोटरसाइकिल्स पर गश्त करने के लिए 300 पुलिस एहलकारों की एक नई फोर्स तो कायम कर दी है ताकि जराइम की इस लहर पर काबू पाया जा सके, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा। कराची के इन बढ़ते क्राइम्स पर जो सियासी जमातें हैं वो अपने रद्द-ए-अमल का और सख्त तशवीश का इजहार कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब का कहना है कि पीपल्स पार्टी और MKM ने डकैतियों से शहरियों की जान नहीं छुड़वाई और स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ बुध को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का भी ऐलान किया है, जबकि इन स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ने की वजह से हालात
बहुत ख़राब हो रहे हैं, इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ फैसल हुसैन हैं, ब्यूरो चीफ कराची हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल हुसैन। सबसे पहले तो जब भी हम कराची की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई ना कोई ऐसा मसला होता है जिस पे हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। पहले हमने चूँकि दीगर मामलात पे कर रहे थे, आज हम ज़रा आप स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से बात करेंगे आपसे। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ये नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। इंतज़ामिया, पुलिस, ये सब हमें बेबस नज़र आती है, फिर हम किसको इसका जिम्मेदार करार दें? देखिए, बड़े मज़े का मैं आपको एक बात बताऊं कि 2-3 दिन से मुख्तलिफ इलाकों में, गुलिस्तान जौहर में, गुलशन में, नाज़माबाद में, पुलिस थानों की तरफ से दुकानदारों को दफातर में जो है बाकायदा ये सर्कुलर दिया जा रहा है कि आप अपनी दुकानों के अंदर और बाहर लाजमी तौर पे जो है वो कैमरे लगाएं। अगर आप कैमरे नहीं लगाएंगे तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब पुलिस ने कुछ नहीं करना, कल को हो सकता है बोले कि अब आपने जो है ना वो हमें असला और वर्दियाँ भी देनी है, अब आप ही मुलजिमों को पकड़ो और हमें हमारे हवाले करो, हमारे बस की जो है ये बात नहीं है। अब ये हिफाजत की जिम्मेदारी भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आवाम के ऊपर ही डालते चले जा रहे हैं। इस वक्त क्राइम के खात्मे के लिए देखिए, ये जो बात है ना क्राइम, स्ट्रीट क्राइम का इशू नहीं, कराची जो है मुकम्मल तौर पे अब ये क्राइम सिटी बन चुका है। जो शहर कल तक रोशनियों का शहर था, आज इसकी वजह शोहरत जो है वो एक क्राइम सिटी की हो गई है। माफियाओं के कंट्रोल में है ये पूरा का पूरा शहर। शायद ही कोई इस शहर का ऐसा इंसान हो, ऐसा नौजवान हो, ऐसी औरत हो, ऐसा बच्चा हो जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जद में ना आया हो। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कई तो बेचारे ऐसे भी मिलेंगे जिनके साथ दर्जनों दफ़ा जो है वो स्ट्रीट क्राइम जो है हो गया। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि पूरा का पूरा शहरी जो है वो इस वक्त लूट मार में लग गया, पूरा का पूरा शहरी जो है वो जराइम पेशा बन गया। किससे आप एहतियात करें कि आदमी अपने साय से जो है वो खौफजदा हो गया है कि उसको चलते में वो अपने साय से जो है खौफ खाता है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके बराबर में कोई बेचारा मासूम सादा मोटरसाइकिल पर आके रुक जाए तो आप उससे डर जाते हैं। आपका बच्चा अगर स्कूल पढ़ने जा रहा होता है तो पूरा घर वाले परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला इसको खैर व आफियत से जो है वो अपने घर में लेके आ जाए। आपकी खवातीन घर का सामान लेने जाती हैं बाहर तो पूरा घर इस बात में खतरे में होता है। और अमूमी तौर पे जब वापस बेचारा बच्चा आता है तो मोबाइल से या अपने खातून जो होती है पर्स से जो है महरूमी वापस जो आती है। इतनी बुरी सूरत-ए-हाल है, इतनी बुरी सूरत-ए-हाल है। फैसल भाई, आपकी याददाश्त में शहर में, आपकी याददाश्त में कोई स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं जिनको सजा हुई हो? किसी को मारने के ऊपर सजा हुई हो, किसी को लूटने पे सजा हुई हो, लोगों की टांगों में गोलियां मार देते हैं लोग उम्र भर के लिए। कोई आपकी याददाश्त में ऐसा है? मुझे तो याद नहीं आ रहा, कोई आपकी है तो प्लीज बताइए। जो सजा अवाम ने खुद ही दे दी सड़क के ऊपर, वो तो सजा उस मुलजिम को या मुजरिम को मिल गई। थानों के अंदर बाकायदा तरबियत याफ्ता मुनज़्ज़म ग्रुप की शक्ल में ही वापस आते हैं। बाकायदा एक मुनज़्ज़म, इतना मुनज़्ज़म ग्रुप के पहले वो तना जाता है और एक मुनज़्ज़म ग्रुप की शक्ल में आता है। वो स्ट्रीट क्राइम के बाद जो है मजीद अगली कार्रवाई करता है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम जो है वो जराइम की दुनिया की ये प्राइमरी एजुकेशन है, वो एक नर्सरी है, बुनियादी तरबियत है, जहाँ जराइम पेशा आदमी असला चलाना सीखता है, जहाँ वो अपने जराइम करने के लिए अपना दिल खोलता है, उसके बाद वो अगले मरलों पे जाता है। अगर आपको जो जराइम की इंतहा को रोकना है तो पहले आपको स्ट्रीट क्राइम को रोकना पड़ेगा। लेकिन इस शहर के अंदर कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कानून नाम की कोई चीज का इस शहर के अंदर कोई वजूद है। आप रेंजर्स के, आप पुलिस के अगर आप दावे सुने तो ऐसा लगेगा कि आप तो एक जन्नत में रहते हो और दुनिया में तो इनसे अच्छे और इनसे ज्यादा जो है वो बाअमल और बाकिरदार इदारे मौजूद ही नहीं है, इतने नतीजा खेज इदारे मौजूद ही नहीं है। अगर इनकी आप बातें सुने तो लगेगा किसी और दुनिया की गुफ्तगू कर रहे हैं। अमली सूरत-ए-हाल जो है वो कतई तौर पे बिल्कुल मुख्तलिफ है। साहब, ये जो आम इंसान को की नई फोर्स बनाई है, आप ये इतने बड़े शहर कराची को केटर करने के लिए 300 एहलकार इन्होंने जो लगा दिए हैं, अब इसका क्या करेंगे ये पुलिस एहलकार और किस तरह से ये जराइम पे काबू पाएंगे? देखिए, जिस तरह शिकारी कुत्तों के आगे खरगोश को डाल दिया जाता है, इस तरह कराची के शहरियों को जराइम पेशा लोगों के हवाले उनके आगे डाल दिया गया। उनको नोच रहे हैं, उनको बमोड़ रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। 300 क्या 30,000 लोगों की भी फोर्स बना दें तो ये मसले को हल नहीं कर सकते। इनको हल करने के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना होगा,
टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक खास ज़हनी सतह चाहिए उसको इस्तेमाल करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए वो सोच चाहिए, वो विजन चाहिए, वो बसीरत चाहिए, वो दूरंदेशी चाहिए, वो फहम चाहिए। कुछ भी नहीं है हमारे इदारों के पास, कुछ भी नहीं है। तो फैसल इन साहब, इदारों के अफसरान की तरबियत ही नहीं है कि जब इदारे ये कर नहीं सकते तो इदारे हैं क्यों फिर? और फिर दूसरा मेरा सवाल हमेशा ही, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था कि कराची के अवाम जो कि मुसलसल लुटते हैं और उनको पता है कि पुलिस, और मेरे अपने साथ मैंने खुद जाके कराची में एक्सपीरियंस किया जी, थाने वाले ऐसी चीज़ की रिपोर्ट्स ही नहीं लिखते। वो कहते हैं ये तो होता रहता है। और ये कई दफ़ा हुआ है जी हमारे कई दोस्तों के साथ के सामने पुलिस मोबाइल खड़ी थी, 10 कदम के फासले पे लोग लुट रहे थे, पुलिस मोबाइल मूव ही नहीं, सिग्नल पे खड़े खड़े ऐसे हो जाते जाता है। हैं। तो इस अल्टीमेटली फिर ये शुरू कहाँ से होगा, ये कहाँ से करना है? अगर इदारे नहीं कर सकते फिर उनको खत्म किया जाए। अरबों रुपए के बजट्स क्यों ले रहे हैं वो, और अवाम क्यों नहीं निकलते इस सारे रवैये के खिलाफ, क्यों नहीं एहतजाज करते? देखिए, लीडरशिप का तो कराची में एक फुकदान है ना। लीडरशिप के बगैर तो अवाम नहीं निकल सकते। बहुत शायद दुनिया में बहुत कम ऐसी मिसालें होंगी कि लोग जो है अपने तौर पे खुद निकले हों। अमूमी तौर पे जब लोग बाहर निकलते हैं तो लीडरशिप जो होती है उनको निकालती है। तो इस शहर के अंदर बहरहाल एक लीडरशिप का तो एक फुकदान है। एक ऐसी लीडरशिप नहीं है कि जो इस शहर के तमाम लोगों को जो है वो अपने मसाइल के लिए, चाहे वो जराइम हो या सिवरेज हो या बल्दियाती हो, उनकी यकजा करे और सड़क के ऊपर लेकर आ जाइए। तो बहरहाल इस शहर का एक बहुत बड़ा अलमिया है। ठीक है, इस अलमिया को तो बहरहाल इसकी कीमत तो सब अदा कर रहे हैं। ठीक है फैसल भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जराइम जी टाइम खत्म हो गया, हमने ब्रेक पे जाना है। बहुत सारे मसाइल हैं जी, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, आपके सामने है, और इज़हार हमदर्दी कर सकते हैं, और अवाम अपने रहमो करम पे हैं कराची में। देयर इज़ नो लॉ एग्जिस्ट इन द सिटी ऑफ लाइट्स। ब्रेक के बाद फिर से वेलकम बैक। अब माइंड मैटर्स में आपको दिखाते हैं कदीर गिलानी की कहानी, जिन्होंने बकर वालों के साथ 3 माह तक सफर किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड कदीर गिलानी, जिनके साथ हमने एक सेगमेंट किया था, और वो सेगमेंट था कि ये अपनी वालदा के साथ इन्होंने बहुत ट्रैवल किया मोटरसाइकिल पे वालदा को पूरा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पूरा ये जो हमारा एरिया है नॉर्थ का, ये दिखाया, और बहुत ही तवील सफ़र और कमाल सफ़र। और इनकी वालदा जो है, उनकी जो पहला जो इनका टूर था उसमें उनकी एज 72 थी, और जो दूसरा मोटरसाइकिल पे टूर था उसमें 73 थी। कमाल मुहिमजोई की दास्तान थी, जो पिछले सेगमेंट में हमने इस पे बात की थी। इस सेगमेंट में हमने बात करनी है कदीर गिलानी साहब से बकरवाल के वाले से। बकरवाल जो ट्राइब है, कबीला है, उसके साथ उन्होंने एक तवील सफ़र किया अपने और अपने बेटे के साथ, और वो जो सफ़र है वो कमाल है। बहुत सारे सवालात हैं, तो सिलसिला शुरू करते हैं। कदीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताएं कि कैसे ख्वाब आया था कि मैंने बकरवाल के साथ सफ़र करना? जब भी हम टूर पे जाते हैं, जिस तरह आपने पिछली सेगमेंट में बताया था कि सबका ख्वाब है, ट्रैकर्स ये वो, तो मैं भी यही सोचता था कि यार ये बहुत ही कमाल की सकाफत है इनकी, क्यों ना इनके साथ सफ़र किया जाए। तो ये 3-4 साल से तो कुछ बढ़ना शुरू हो गया था। तो मैं 3 साल से यही सोच रहा था, क्योंकि मैं हर साल जाके किसी ना किसी बकरवाल से नंबर ले लेता था कि आप गर्मियों में कहाँ पे होते हैं, आप गर्मियों में कहाँ पे होते हैं। तो फिर इस तरह हुआ कि 2022 के मार्च आई, तो मैंने ठान लिया कि इस साल ये कार गुजरना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया, उनकी फैमिलीज़ को मिला, कुछ फैमिलीज़ मतलब 15-20 से मिले, वहाँ से उनसे इजाज़त ली, क्योंकि एक फैमिली के साथ चलना था। तो ये सफ़र इस तरह मिल गई जी। पहले एक फैमिली ने इजाज़त दी, बाद में उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि फैमिली मैटर्स होते हैं। इसका मतलब ये पूरा मरहला है इजाज़त लेने वाला? जी बिल्कुल, आसान नहीं है सफ़र करना शुरू कर दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो मतलब आपको साथ छोड़ेंगे ही नहीं सबसे पहले। अच्छा। हाँ जी, बकर वालों में सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो उनकी बकरियों में आप नहीं चल सकते। वो समझते हैं आप नज़र लगा देंगे। अच्छा जी, ये तो देखिए, ये तो आप मेरा आपसे गिला है, अगर आपने इसी साल ये किताब ना लिखी तो क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है मैं तो सवाल ही ना पूछ पाऊँ। तो इस तरह की जो चीज़ों जिन पे वो यकीन करते हैं, ये बड़ी खूबसूरत है। अच्छा, तो जब दूसरी बार फिर मैंने चक्कर लगाया, क्योंकि इनको पहले तो ढूंढना था, तो ये बिम्बर में पब्बी के गांव हैं, काफ़ी जंगल, ये झाड़ियों वाले इलाके, उनमें बैठे होते हैं। घर तो होते नहीं इनके, तो वो छप्पर से डाल के बैठे होते हैं। तो उनके पास गए हम, उनके पास एक दिन गुजारा पूरा। फिर एक फैमिली से इजाज़त मिली,
तो उनके साथ तय हो गया कि 10 अप्रैल को वो वहाँ से भिम्बर से निकलेंगे। मैं 9 अप्रैल को उनको कॉल करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास आपके लगेज के लिए ना खच्चर है, ना घोड़ा है, ना गधा है। बुनियादी तौर पे वो अवॉइड कर रहे हैं। जी, तो मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, उसका मैं बंदोबस्त कर लूँगा। फिर 9 को ही मैं दोपहर को गया मवेशी मंडी, वहाँ से एक गधा ख़रीदा जो मेरे लिए पहली बार थी कि बाइक्स लेना या और चीज़ें लेना और चीज़ है, गधा लेना और चीज़ है। कमाल। तो मैंने वहाँ से गधा लिया। अब ये भी नहीं पता था कि ये पंजाबी गधा है, ये पहाड़ों में नहीं चलता। अच्छा, हाँ देखिए ना, वो प्रॉब्लम है कि एक मोटरसाइकिल लेने के लिए आपकी उसकी बारीकियों से बंदा वाकिफ होता है थोड़ा बहुत। अब एक गधे की बारीकियों से आप पहली दफा ले रहे हैं तो बहुत ही तजुर्बा। फिर उसको चलाना कैसे है, बड़ी मुश्किल से उसको खींच के हम लेके आए ये फ्रूट मंडी तक। वहाँ पे एक गाड़ी वाले से बात की कि हमें मीरपुर तक छोड़ दे, क्योंकि बकर वालों ने कहा हम तो चल पड़े हुए हैं। तो वो उसके ज़हन में ये नहीं आया कभी कि मैं मीरपुर ही चला जाऊँ और वहीं से गधा ले लूँगा? नहीं, ये इसलिए नहीं आया कि मैं ये चांस ही नहीं लेना चाहता था कि वहाँ जाऊँ ना मिला तो फिर मसला। हाँ, मैं गधा ढूंढ रहा हूँ, वो आगे और निकल जाएंगे। तो ये वाली सिनेरियो था। फिर मैंने खैर गधा लेके हम मीरपुर पहुँचे। जब गाड़ी से उतारा तो अब जहन में आया कि सामान डेफिनेटली मुझे आपसे ये भी पूछना है कि आप ये जो गधा था जो कि पहाड़ों में नहीं चल सकता था, तो यकीनन इसने भी बड़े मसाइल खड़े किए होंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपका इंतखाब था कि बच्चे को भी साथ, अतीब को भी साथ लेके आना, ये आपके ज़हन में कैसे आया? मैं एक्चुअली 3 साल से ये प्लान कर रहा था, तो प्लानिंग तो थी जहन में। अब जब मैंने 3 महीने का सोचा कि 3 महीने के लिए जाना है, तो डेफिनेटली मेरे साथ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो खुदा ना खास्ता मुझे कुछ होता है तो वो मुझे संभाल भी सके, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है। आपने पता नहीं कैसे रहना है, क्या खाना है, किस तरह की दो अफराद होते हैं एक दूसरे का ख्याल। तो मैंने अतीब से मशवरा किया तो इसने तो फ़ौरन कह दिया पापा मैंने जाना ही जाना है। तो अच्छा पापा, जब आपने कहा कि पापा मैंने जाना ही जाना है, क्यों? शौक है ट्रैकिंग का, माउंटेनियरिंग का। बकर वालों से वाकफियत थी, पता था कौन है? जी। तो क्या था ज़हन में कि मतलब क्या होगा, पूरा सफ़र साथ करूँगा? बस ज़हन में यही था कि हमने चलना है, 3 महीने का टूर है, ये करेंगे। फिर मैंने तो यही सोच रखा था कि वहीं पे रहे अभी कुछ दिन और। जब टूर ख़त्म हो गया मैंने डिस्कस किया था वालिद के साथ, तो इन्होंने कहा कि नहीं अब घर वापस चलते हैं, घर में मसला चाह रहा था कि वापस भी उनके साथ आया जाए। अच्छा ये चाह रहा। तो अभी भी फिर इसका मतलब आपके ज़हन में होगा कि कभी फिर आपको मौका मिला या कभी ख्वाब तो होगा आपका कि दोबारा भी बकर वालों के साथ सफ़र किया जाए? जी बिल्कुल। तो अम्मी ने भी इजाज़त दे दी? जी। आपकी पूरी फैमिली ट्रैकिंग और ट्रैवलर है तो डेफिनेटली इजाज़त तो मिल ही जाएगी, होगा। कमाल है। अच्छा, ये आप सफ़र हम स्टार्ट करते हैं, तो ये अतीब जो है आपके साथ हैं, आपने पीर साहब से इजाज़त ले लिया और आप फिर आगे निकल गए? जी बिल्कुल। अब भी आपके दरमियान में एक फासला है बकर वालों के साथ, जी, वो कोई इतना आपको उन्होंने कोई खुशदिली से वेलकम नहीं किया। एग्जैक्टली। अब ये बरकरार रहता है आगे भी? ये पहले दिन हम जाते हैं तो उनसे तकरीबन कोई 50 फुट दूर कैंप लगता है। उनका कैंप अलहदा, हमारा कैंप अलहदा। अच्छा। इसमें एक चीज़ ऐड करता चलूँ, बकरियाँ अलहदा चल रही होती हैं और कुंबा अलहदा चल रहा होता है। जी ठीक है। वो जो घोड़े होते हैं, जी खच्चर और सामान वगैरह, तो वो जाके कैंप सेट करते हैं, पीछे से बकरियों वाले आते हैं। तो जिससे मेरी बात हुई थी, इनके घर के सरबराह का जो बड़ा बेटा था उससे बात हुई थी, तो वो बेसिकली बकरियों के साथ था। ठीक है, तो थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम हो गई कि सबसे छोटा बेटा कुंबे के साथ था, तो वो अभी समझ नहीं सके मुझे। तो मैं को 50 फुट पहले दिन दूर कैंप लगाता हूँ। ठीक है, खाना अपना बनाते हैं। दूसरा उनके जो कुत्ते वगैरह होते हैं, जी, बड़े स्पेशलाइज्ड सुना है। उनसे भी उनसे तो स्पेस ज़्यादा रखनी पड़ती है। स्टार्ट में तो यही रहा कि उनके साथ भी मतलब हमें 8 दिन लग गए बकर वालों की फैमिली के साथ पास जाते हुए, कि हम उनकी जो औरतें थी उनके पास नहीं जा सकते थे, उनकी काम नहीं देख सकते थे। इसके बाद यानी कोई ऐसा ज़रूर हुआ, बर्फ़ यानी पिघली और आप उनकी फैमिली
का हिस्सा बने और उसके बाद आपका जो टूर है वो बहुत ही कमाल हो गया होगा। और इस पर बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो करने हैं। अगेन मसला ये होता है कि वक्त की किल्लत होती है और हम इस जो सिलसिला है गुफ्तगू का इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इससे आगे फिर अतीब से भी बहुत सारे सवाल करने हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, ये जो सफ़र है ये कमाल है। देखिए कि इन्होंने जो गधा ख़रीदा वो लाहौर से ख़रीदा और उसके बाद मीरपुर लेके गए और उसके बाद एक पूरी स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी चल रही है और इसकी बहुत सारी बारीकियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली जब ये किताब लिखेंगे तो उसमें हमें पढ़ने को मिलेंगी और यकीनन ये किताब लिखेंगे और इनको लिखनी चाहिए। और इस पे जो गुफ्तगू है वो बहुत ही अहम मोड़ पे हम शुरू कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं कि जहाँ पे इनका जो उनके साथ अभी तक तो एक रेजिस्टेंस और थोड़ा सा है मामला, फासला है 50 फुट जो है या 50 मीटर दूर जो है ये अपना खैमा लगाते हैं। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही ख़ास वाक़या होता है जिसकी वजह से ये जो बर्फ़ है ये पिघलती है और ये फैमिली ये उनकी फैमिलियों का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ये इकट्ठा सफ़र करते हैं। उसके बाद बहुत सारे सवाल आते हैं जो हमने इनसे करने हैं। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात कर लेते हैं मलका बरतानिया के हवाले से, जिनके ताबूत को एडनबरा में उनकी ज़ाती रिहाइश का हॉलीवुड हाउस से कैथेड्रल काफिले की सूरत में लाया गया है। किंग चार्ल्स समेत शाही खानदान के अफराद भी इस काफिले में शामिल थे। ताबूत को 24 घंटे यहाँ रखा जाएगा ताकि मकामी लोग वहाँ पे मलका का आखिरी दीदार कर सकें, जबकि कल शहजादी एन अपनी वालिदा के ताबूत के साथ लंदन पहुँचेंगी। 14 सितंबर को ताबूत वेस्टमिंस्टर हॉल मुंतकिल होगा और 4 दिन तक उसे वहीं रखा जाएगा। मलका की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।